नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल मास्टर ऑफ सोशल वर्क पर। और आपको हमारे चैनल पे नेट JRF सोशल वर्क से जुड़ी हुई सभी जानकारी प्राप्त होगी। साथ ही साथ आपको PhD एंट्रेंस एग्ज़ाम जो विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ में कंडक्ट कराए जा रहे हैं उनके बारे में भी आपको यहाँ पे जानकारी मिलेगी। तो अगर आपको सोशल वर्क या नेट JRF से जुड़ी कोई जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे फर्दर जो हमारी इंफॉर्मेशन होती है, जो नए अपडेट्स होते हैं वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे। तो आज हम बात करेंगे यूनिट 3 का जो हमारा कुछ पार्ट रह गया था उसके बारे में बात करेंगे। तो जो हमारा पार्ट 4 अभी होने वाला है आज का, जिसमें हम बात करेंगे सोशल कंट्रोल और सोशल चेंज के बारे में। तो चलिए आइए चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सोशल कंट्रोल। सोशल कंट्रोल का अर्थ होता है सामाजिक नियंत्रण। इसके शब्द से ही आप इसके बारे में जान पा रहे होंगे कि सामाजिक नियंत्रण क्या है। नियंत्रण का मतलब होता है कंट्रोल करना, और सामाजिक मतलब आप जानते हैं जो सोसाइटी है, सोशल जो आपका समाज है उससे रिलेटेड है ये। तो सामाजिक नियंत्रण क्या होता है इसके बारे में हम जान लेते हैं। सामाजिक नियंत्रण एक तरीके का हम कह सकते हैं एक प्रोसेस है, एक तरीका है जो समाज में लोग रह रहे हैं, जो सदस्य हैं, जैसे हम और आप एक समाज के सदस्य हैं, है ना। और उसमें कुछ जो हमारा व्यवहार होता है, जो समाज हमसे हम चाहता है कि हम उस समाज में रह रहे हैं तो हम उस तरीके से व्यवहार करें, है ना, उसके अनुरूप व्यवहार करें। तो समाज में अपने कुछ नियम कानून होते हैं, कुछ अपने वैल्यूज़ होते हैं, मानदंड होते हैं, जिनके अनुसार ही हमें अपना व्यवहार करना होता है। तो ये जो प्रक्रिया होती है समाज के सदस्यों पे कंट्रोल करने का, जो ये तरीका है, इसी को हम सोशल कंट्रोल कहते हैं, जिसके अनुसार हम कहीं ना कहीं बंधे होते हैं कि हमें इसी तरीके से व्यवहार करना है ना। तो ये हमारा होता है सोशल कंट्रोल। सोशल कंट्रोल को इमानुएल दुर्खिम ने जो डिस्क्राइब किया है, उनका कहना था कि सामाजिक नियंत्रण उन प्रथाओं का योग है जो कि इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं जिनके द्वारा हम एक समाज में अपने मानदंडों के अनुरूप सुरक्षित रहते हैं, है ना। मतलब कुछ ऐसे प्रैक्टिसेज हैं जो कि सोसाइटी को सिक्योर करती हैं, है ना, मानदंडों के अनुसार, कि आपको उस सोसाइटी में अगर रहना है तो आपको उस सोसाइटी के अकॉर्डिंग ही बिहेव करना है, उसके अनुरूप ही आपके व्यवहार होने चाहिए। वो जो भी उनके मानदंड हैं, वैल्यूज़ हैं, जो उसके अनुसार आपको अपना व्यवहार करना है। इसके अलावा मैनहेम ने जो दिया था, उन्होंने बताया था कि सामाजिक नियंत्रण उन तरीक़ों का योग के रूप में कह सकते हैं जिनके द्वारा समाज में किसी दिए गए क्रम को बनाए रखने के लिए मानव व्यवहार को प्रभावित करने की कोशिश करता है। मतलब कि आप जब किसी समाज में रहते हैं तो आपके कुछ ह्यूमन बिहेवियर हैं जो कि आपको मेंटेन करने होते हैं। और ये चीज़ मेंटेन कैसे होती है, जो सोसाइटी में जो समाज ने अपने मानदंड बनाए हैं, जो अपने नियम कानून बनाए हैं, उसके अनुसार हमारे जो व्यवहार है एक मनुष्य का, वो उसके अनुसार ही हमें बिहेव करना होता है। हमारा बिहेवियर जो होता है एक समाज के सदस्य के रूप में जैसा होना चाहिए, वो जो होता है इस सोशल कंट्रोल के द्वारा ही किया जाता है। इसके अलावा ऑगबर्न और निमकॉफ ने भी अपना एक परिभाषा दिया था, जिन्होंने कहा था कि द पैटर्न्स ऑफ प्रेशर विच अ सोसाइटी एक्सर्ट टू मेंटेन ऑर्डर एंड एस्टेब्लिश रूल्स। मतलब कि दबाव के बारे में उन्होंने कहा था कि समाज जो होती है उसमें एक व्यवस्था है, अपने कुछ नियम हैं जो बनाए गए हैं, जो कि किसी पैटर्न पर चलता है। मतलब एक पैटर्न होता है जिसके अनुसार लोग उसी तरीके से अपना व्यवहार करते हैं और उसी तरीके से समाज में उनसे अपेक्षा की जाती है कि वो उस तरीके का व्यवहार करें, और समाज का सदस्य होने के रूप में लोग वैसा व्यवहार करते हैं। ठीक है। इसमें कुछ हम नेचर ऑफ सोशल कंट्रोल के बारे में बात कर लें तो जो समाज होता है इसका जो सोशल कंट्रोल की बात करें तो ये एक स्मूथ फंक्शनिंग है सोसाइटी की। मतलब ऐसा नहीं है कि ये कुछ ऐसा नया चीज़ आया, ये शुरू से चलता आया है।
जब समाज विकास की ओर बढ़ रहा था, जब शुरुआत हुई थी, तब से ही कुछ नियम मानदंड थे जो समय के साथ बदलते भी रहे, और कुछ चीज़ें ऐसी थी जो और मजबूत होती गई। तो ये एक मतलब फंक्शनिंग है अपनी सोसाइटी की, इसी तरीके से सोसाइटी फंक्शन करती है, और ये ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जब कोई नियंत्रण नहीं होगा तो लोग मनमाने ढंग से अपने मन के काम को करेंगे, कोई कंट्रोल नहीं होगा, कोई डर नहीं होगा। तो ऐसे में सोशल कंट्रोल जो है एक बहुत ज़रूरी पार्ट हो जाता है सोसाइटी का। इसके बाद हम बात करेंगे तो ये जो समाज की व्यवस्था को और जो स्थिरता है उसको बनाए रखने में मदद करता है, क्योंकि जब आप किसी समाज में रह रहे हैं तो जब आप उसकी व्यवस्था के अनुसार काम करेंगे, जो लोगों को व्यवहार करना चाहिए आप उसके अनुसार सारी चीज़ें कर रहे होंगे, तो एक व्यवस्थित ढंग से सारी चीज़ें स्मूथली चल रही होंगी। और अगर लोग अपने मन से जैसा मन आ रहा है वैसा व्यवहार कर रहे हैं, या जिस तरीके से मन कर रहा है उस तरीके से समाज में रह रहे हैं अपने मनमाने ढंग से, तो वो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो ऐसे में ये आपका मेंटेन करता है ऑर्डर और स्टेबिलिटी सोसाइटी में, ठीक है। इसके बाद ये एक और चीज़ आती है कि जो समाज में कन्फ्लिक्ट है या क्राइम है उसको भी रोकने में सोशल कंट्रोल बहुत मददगार साबित होता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोग समाज में किसी मुद्दे पे लेकर आप देखते होंगे कि लोग आपस में संघर्ष होता है, तो वो चीज़ ख़राब ज़्यादा ना बने, वो आगे चल के ज़्यादा भयानक रूप ना ले, इसलिए कुछ सोसाइटी में कुछ नॉर्म्स हैं, कुछ रूल्स हैं जिसको फॉलो करना सबका कर्तव्य होता है, और लोग इसलिए भी करते हैं कि समाज में उनकी छवि ख़राब ना हो। तो ये एक चीज़ जो है वो इसमें मदद करती है कि आपको बताया गया है कि कैसा व्यवहार अच्छा माना जाएगा, कैसा बुरा माना जाएगा। तो जो लोग समाज में रह रहे हैं तो वो अपने आप को सबके सामने अच्छा ही दिखाना चाहेंगे कि लोग उन्हें अच्छा माने और समाज के सदस्य के रूप में स्वीकार करें। तो ऐसे में कॉन्फ्लिक्ट और क्राइम जो होता है उसे रोकने में सोशल कंट्रोल मदद करता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो सोशल कंट्रोल होता है वो सामाजिक सामंजस्य और सहयोग को बढ़ावा देने में मदद करता है। सीधी सी बात है कि जब आप जो समाज का जो मानदंड, समाज के जो मूल्य हैं, जो व्यवहार एक बताया गया है कि आपको इसके अनुरूप ही व्यवहार करना है, जब आप उसके अनुरूप व्यवहार कर रहे हैं तो आप लोगों से मिल रहे हैं, आप समाज में मिल के लोगों के साथ काम कर रहे होंगे, एक दूसरे की मदद कर रहे होंगे, तो ये चीज़ क्या है, ये आपको सोशल कंट्रोल एक तरीके से सोशल कोहेसन और कोऑपरेशन को बढ़ावा दे रहा है, प्रमोट करता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो आपको सोशल कंट्रोल के अंतर्गत देखने को मिलती हैं, जो इसके नेचर के बारे में हमने बात की। अब हम बात करते हैं कि कौन सी ऐसी एजेंसीज़ हैं जो सोशल कंट्रोल करने का काम करती हैं, ठीक है। मतलब कौन कौन से ऐसे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो एजेंसीज़ हैं जो आ जाती हैं, तो इनके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा आएगा उसमें है फैमिली, परिवार हमारा जो होता है, जैसे कि हमें पता है कि हमें कैसा व्यवहार करना है, हम किस तरीके से किस परिवार से बिलोंग करते हैं, किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, इस पर लोग बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो ऐसे में जो फैमिली है वो हमारा एक तरीके से जो फर्स्ट सोशल कंट्रोल जो शुरू होता है हमारे परिवार से ही शुरू होता है। वहीं से हमें सिखाया जाता है कि हमें किस तरीके से व्यवहार करना चाहिए, हमारे अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, एक अच्छे सदस्य के रूप में, एक अच्छे व्यक्ति के रूप में हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हम अपने परिवार से देख के सीखते हैं। वहाँ पे अपने जैसे कि आप देखेंगे कि माता पिता का कहना मानना, और ये सारी चीज़ें जो नॉर्मल जो चीज़ें आप अपनी फैमिली में देख रहे होंगे, वो हमारा सोशल कंट्रोल करने का ही एक जो नियम कानून है वो उसमें आ जाता है। इसके बाद स्कूल है, स्कूल में हम जाते हैं जहाँ पे हम बाकी चीज़ें सीखते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, समाज के बारे में और ज़्यादा जान पाते हैं। हमारा जो एक दायरा होता है वो बढ़ता है, वहाँ पे लोगों से मिलते हैं, वहाँ पे हम कैसा व्यवहार कर रहे हैं, टीचर्स हमें क्या सिखा रहे हैं, हम क्या पढ़ाई कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें हम वहाँ से सीख रहे हैं। वहाँ से हम कुछ नियमों के बारे में जानते हैं, कुछ कहानियाँ सुनते हैं, सारी चीज़ें जो होती हैं, जो पढ़ते हैं, समझते हैं, उससे हमारा सोशल कंट्रोल का एक जो पार्ट है वो इसमें आ जाता है। इसके बाद है कुछ लॉ हैं जो कि हमारे लॉ बनाए गए हैं समाज की तरफ से भी, और जो हमारी जुडिशरी है
जो हमारे समाज के नियम के अलावा जो देश में हमारे जो नियम हैं, जो न्यायालय हैं उनके द्वारा जो नियम बनाए गए हैं, नियम कानून हैं, उनको फॉलो करना, उनसे भी हमें ये होता है कि हम किस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं, क्या चीज़ हमारा क्राइम में आएगा, क्या नहीं आएगा, ये सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं नियम जो हम लॉ जो समझते हैं उससे। फिर इसके बाद रिलीजन, जो धर्म है, धर्म हमारा एक सोशल कंट्रोल का बहुत बड़ा पार्ट है। हमें हमारे धर्म के अनुसार सिखाया जाता है कि लोगों का भला करना चाहिए, लोग अहिंसा, परमो धर्म, ऐसे टाइप की चीज़ें हम कैसे सीख रहे हैं, ये हम अपने धर्म से सीखते हैं। तो ये सोशल कंट्रोल का एक बहुत बड़ा पार्ट है जिसके अनुसार हम अपना बिहेव करते हैं। इसके अलावा जो पीयर ग्रुप है हमारा, सहकर्मी समूह, वहाँ से हम सीखते हैं कि कैसे लोगों से व्यवहार करना है, किस तरीके से लोगों से बातचीत करनी है, क्या बात हमें बोलनी चाहिए, क्या नहीं बोलनी चाहिए, किसे हम एक अच्छा व्यक्ति मानेंगे, किस व्यवहार को हम गलत मानेंगे, क्या प्रोफेशनल है, क्या अनप्रोफेशनल है, ये सारी चीज़ें हम यहीं से सीखते हैं। इसके अलावा वर्क प्लेस है, जहाँ पे आप काम करते हैं, वहाँ पे भी आपको कुछ नियम कानून फॉलो करने होते हैं कि आपको अपने बॉस से कैसे बिहेव करना है, आपको जो आपके नीचे कार्यरत जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ कैसा व्यवहार करना है, अपने कलीग्स के साथ कैसा व्यवहार करना है, और वहाँ पे भी कुछ आपका एक प्रोफेशनल जो पर्सनालिटी है उसको कैसे रखना है, कैसे सारी चीज़ें करनी, ये सारी चीज़ें आप सीखते हैं। इसके अलावा मिलिट्री सेना है, और सोशल मीडिया से अभी हम बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं। अगर आप देख पाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको वहाँ पे सीखने को मिलती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं एजेंसीज में। इसके बाद आता है मेथड ऑफ सोशल कंट्रोल, मतलब कि क्या क्या तरीके हैं जिसके द्वारा सोशल कंट्रोल किया जा सकता है। तो रिवॉर्ड सबसे पहले आता है, जिसमें आप किसी व्यक्ति को, जब वो कोई अच्छा व्यवहार कर रहा है, कोई अच्छा काम कर रहा है, तो आप उसको उसके लिए पुरस्कृत करते हैं। तो ऐसे में व्यक्ति या कोई बच्चा, अगर हम मान लें कोई बच्चा है जो कि किसी की हेल्प कर रहा है, या वो अपने होमवर्क को टाइम पे करता है, तो आप उसे शाबाशी देते हैं या चॉकलेट गिफ्ट करते हैं। तो ये क्या है, आप उसके व्यवहार को, आप उसका व्यवहार सेव कर रहे हैं, आप उसके जो अच्छे व्यवहार है उसको मोटिवेट कर रहे हैं रिवार्ड के द्वारा कि वो वैसा व्यवहार हमेशा करता रहे। और वहीं बात करें पनिशमेंट की, जब आप कोई व्यवहार ऐसा है जो आप चाहते हैं कि कोई व्यक्ति ना करे, बच्चा ना करे, तो आप उसमें क्या करेंगे, जब वो कोई गलती करता है, तो मान लीजिए कोई बच्चा है, जब वो गलती करता है तो आप उसको पनिशमेंट में, आप उसको टीवी नहीं देखने दे रहे हैं, है ना, कि पनिशमेंट ये है कि तुमने आज अपना होमवर्क नहीं किया है तो तुम्हें आज टीवी नहीं देखने दिया जाएगा। तो ये आप क्या कर रहे हैं, आप पनिशमेंट दे रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, उसे पता है कि होमवर्क करना ज़रूरी है, समय पे अपने सारी चीज़ों को कंप्लीट करना ज़रूरी है, वरना इसके लिए मुझे दंडित किया जाएगा। यानी ये जो व्यवहार होगा, इस तरीके से आप कंट्रोल करेंगे उसके बुरे व्यवहार को, आप जो गलत चीज़ है उसको आप घटाने के लिए उसको मतलब डीमोटिवेट करेंगे कि वैसा व्यवहार ना करे। तो ऐसे में आप पनिशमेंट उसको देंगे। इसके बाद आता है परसुएशन, अनुनय। इसके बाद आता है एजुकेशन और सोशलाइजेशन। इसके अलावा आता है ऑस्ट्रिसिज्म, और इसके अलावा आता है सेमिंग। मतलब कि ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। एजुकेशन के द्वारा आप व्यवहार लोगों का कैसा होना चाहिए, क्या लोग शिक्षित व्यक्ति किस तरीके से व्यवहार करता है, उसे जो चीज़ें बताई जाती हैं, हम अवेयर करते हैं, लोगों को एजुकेट करते हैं, तो उस तरीके से किसी भी चीज़ के बारे में लोगों को जानकारी देते हैं, तो लोगों को पता चलता है कि ये चीज़ सही है, ये गलत है। इसके अलावा समाजीकरण, जब आप किसी समाज में आप रह रहे होंगे तो आप लोगों से मिलेंगे, आप उनसे व्यवहार के बारे में जानेंगे, उनके साथ आपका क्या व्यवहार है, लोग कैसा व्यवहार कर रहे हैं, आप कैसा फील कर रहे हैं लोगों के बिहेवियर से, सारी चीज़ें एक तरीके से आपको बताएंगी। और ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर कोई कुछ गलत कर रहा है तो उसको कैसे, उस चीज़ का बहिष्कार करेंगे, वो चीज़ आप कैसे कर रहे हैं, समाज में कैसे उसको बहिष्कार किया जाता है अगर कोई गलत अनुचित चीज़ की जा रही है। जैसे बहुत सारे ऐसे कुप्रथाएं थी जिनको किया जा रहा था, बट बाद में धीरे धीरे वो चीज़ें बहिष्कृत की गई, लोगों द्वारा उसका विरोध किया गया, तो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। इसके अलावा सेमिंग, जैसे कि आप किसी व्यक्ति को, कोई व्यक्ति है जो गलत काम कर रहा है और उसको जब पता चलता है कि लोगों के बीच में उसकी बेइज्जती होगी या लोग उसे इस नज़र से देखेंगे, तो वह व्यक्ति सेमिंग या शर्म की वजह से वो व्यवहार नहीं करता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी मेथड ऑफ सोशल कंट्रोल में आ जाती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि कितने टाइप हैं आपके सोशल कंट्रोल के। तो जो सबसे पहला टाइप हम बात करते हैं इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल के बारे में। तो ये जो सोशल कंट्रोल होता है, इस सामाजिक नियंत्रण में अनौपचारिक इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें कोई आपका फॉर्मल कोई लॉ वगैरह नहीं होता है। ये आप देखेंगे अधिकतर
जब आप जो व्यक्ति अपने ऐसे समूह में रह रहा है जिसके कारण वो उसका जो व्यवहार है वो प्रभावित हो रहा है ना, उसमें सामाजिक दबाव वो महसूस कर रहा है, उसके अनुसार वो व्यवहार कर रहा है। जैसे आपका परिवार हो गया, दोस्त हो गए, साथी हो गए, और आप किसी समुदाय के सदस्य हैं, ठीक है, उनके उस समुदाय के सदस्य होने के नाते आपके कुछ व्यवहार पे कंट्रोल आपको करना है, उस तरीके से बिहेव करना है, तो ये सारी चीज़ें आपकी इनफॉर्मल में आ जाती हैं। इसके बाद आता है फॉर्मल सोशल कंट्रोल। इसमें आपके जो चीज़ें फॉर्मली होंगी, जो नियम कानून होंगे, उनके अनुसार जब आप कंट्रोल्ड बिहेवियर करते हैं, उस तरीके से आप बिहेव करते हैं, वो आपका आ जाता है फॉर्मल सोशल कंट्रोल में। इसमें जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट के कोई इंस्टीट्यूशन है जिसके द्वारा कुछ नियम कानून, कुछ पॉलिसीज़ बनाए गए हैं, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। कोर्ट है ना, जहाँ पे जुडिशरी है, उसके कुछ नियम कानून हैं, आपको वो फॉलो करना है, तो ये आपका फॉर्मल कंट्रोल में आता है। और अगर आप इसके खिलाफ, मतलब आप इस तरीके का व्यवहार करते हैं जो इसके खिलाफ होगा, तो उसके लिए आपके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है। तो ये उस प्रकार से होता है। इसके बाद आता है पॉजिटिव सोशल कंट्रोल। पॉजिटिव सोशल कंट्रोल मतलब कि आपको ये ऐसा व्यवहार है जो कि आप चाहते हैं कि व्यक्ति उस व्यवहार को दोहराए, वैसा ही व्यवहार करे, तो ये आपका पॉजिटिव सोशल कंट्रोल हो जाता है। इसमें आप व्यक्ति को, जैसे कोई व्यक्ति है तो आप क्या करेंगे, आप उसकी तारीफ़ करेंगे, उसको अवार्ड देंगे, या उसकी जो उसने काम किया है, जो जिस व्यवहार के कारण कुछ अच्छी चीज़ें हो रही हैं, आप उसको रिकॉग्नाइज़ करेंगे उस व्यक्ति को कि उसने ये चीज़ अच्छी की है ना। तो यहाँ पे आप उसको पॉजिटिव वे में आप उसको मोटिवेट कर रहे हैं कि वो उस तरीके का व्यवहार करे जैसा कि व्यवहार आप उससे चाहते हैं कि वो उस व्यवहार को करे। इसके बाद आता है नेगेटिव सोशल कंट्रोल, जो कि नकारात्मक सामाजिक नियंत्रण है। मतलब ऐसा अवांछित व्यवहार जिसको आप हतोत्साहित करना चाहते हैं, मतलब आप चाहते हैं कि वो उस तरीके का व्यवहार दोबारा ना करे, या उस व्यवहार को आप घटाना चाहते हैं किसी व्यक्ति में। तो इसमें आपका जैसे कि जब कोई बच्चा होता है, अगर वो कोई व्यवहार करता है और वो सही नहीं है, तो जब उसके माता पिता उसकी आलोचना करते हैं, है ना, या उसकी अस्वीकृति करते हैं कि ये गलत बात है, आपको नहीं करना चाहिए था, जब उसकी उस चीज़ को लेकर आलोचना होती है, तो वो बच्चा क्या करता है, उस व्यवहार को वो नहीं करता है, वो नहीं दोहराता है। तो इससे क्या है, आप उसको अवांछित व्यवहार जो है आपका, जो आप व्यवहार नहीं चाहते हैं, आप उसको डिस्करेज कर रहे हैं कि वो चीज़ ना करे। और यह पनिशमेंट के द्वारा करते हैं, आलोचना, अस्वीकृति या शारीरिक दंड भी इसमें शामिल हो सकता है, ठीक है। इसके बाद आता है ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सोशल कंट्रोल। तो संगठित सामाजिक नियंत्रण, जैसे कि ये इसमें ऐसे सामाजिक मानदंड लागू किए जाते हैं जिसमें कोई जो फॉर्मल कोई आपकी इंस्टीट्यूशन होंगे, वो उस सोशल नॉर्म को आपको इम्प्लीमेंट करा रहे होंगे, है ना। जैसे कि कोई स्कूल है, कोर्ट है, पुलिस है, वो क्या कर रहे हैं, आपका जो है जो भी चीज़ें हो रही हैं, जो नियम कानून है या जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं, उसको फॉर्मल वे में आपको बताई जा रही हैं, उनको फॉलो करने के लिए आपको कहा जा रहा है। वहीं अनऑर्गेनाइज में जैसे आपकी कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जैसे सामाजिक नियंत्रण ऐसे आ जाएंगे जिनका मानदंड कोई, मतलब कुछ ऐसे रूल रेगुलेशन अलग से नहीं बनाए गए हैं कि आप फॉलो नहीं करोगे तो आपको सज़ा हो जाएगी या ऐसा भी। बट कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे कि इसमें आपका हो जाएगा कि किसी के बारे में गॉसिप हो रही है, तो वो व्यक्ति अपने बारे में जब वो चीज़ सुन रहा है तो उसको ऐसा फील होगा कि हाँ, ये तो गलत चीज़ है, मेरे बारे में ऐसी बातें की जा रही हैं, मतलब मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। या किसी का मजाक बनाया जाता है, आलोचना की जाती है उसकी, या किसी चीज़ को बहिष्कृत करना, ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं अनऑर्गेनाइज्ड सोशल कंट्रोल में, जहाँ पे आपके कोई नियम कानून नहीं है, बट लोगों द्वारा बातचीत के द्वारा या इन सब चीज़ों के द्वारा किसी को बहिष्कृत करके ये आप कर रहे होते हैं। इसके बाद आता है डेमोक्रेटिक सोशल कंट्रोल एंड ऑटोमेटिक सोशल कंट्रोल, जो कि गुविच एंड मोरे ने दिया था, ठीक है। इसमें ऑटोक्रेटिक सोशल कंट्रोल है जो कि बात करता है कि जो ऐसे सामाजिक मानदंड हैं जिसको लागू करने के लिए किसी बल या किसी मतलब कि कोई ऐसा फोर्स किया जा रहा है कि आपको इस तरीके से इस चीज़ को फॉलो ही करना है। ये एक तरीके से निरंकुश सामाजिक नियंत्रण है, जो कि जिसमें हम बात करें तानाशाही या अधिनायकवादी
शासन शामिल है। जैसे कि आपने सुना होगा जो जर्मन में जो वहाँ का शासक था हिटलर, उसके बारे में हम अगर देखें तो वो ऐसा व्यक्ति था कि वो अपने नियम कानून इस तरीके से फॉलो करवाता था कि अपने जनता को कि उसे फॉलो ही करना है। तो ये इस तरीके से आपका आ जाता है। इसके बाद आता है लोकतांत्रिक सामाजिक नियंत्रण, डेमोक्रेटिक सोशल कंट्रोल। इसमें आपको कुछ नियम कानून जो आपके बनाए गए हैं आप उनको ठीक ढंग से फॉलो कर रहे हैं। वो आपके जो प्रतिनिधि सरकार होगी, जो समाज में जो चीज़ें चल रही हैं उस हिसाब से आपका नियम कानून होगा और आप उसको फॉलो कर रहे होंगे। तो ये सिंपल सा आपका आ जाएगा डेमोक्रेटिक एंड ऑटोमेटिक सोशल कंट्रोल। ठीक है, तो हमने अभी सोशल कंट्रोल के बारे में जान लिया है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक सोशल चेंज के बारे में बात करते हैं। तो सोशल चेंज के बारे में अगर हम बात करें तो ये एक हम कह सकते हैं एक अल्ट्रेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन है या मॉडिफिकेशन है, जो कि जो सोसाइटी है उसके स्ट्रक्चर या बिहेवियर, नॉर्म्स या वैल्यूज़ में समय के साथ जो चीज़ें बदल रही होती हैं उसे हम एक पैटर्न कह लेंगे। ये एक पैटर्न है जिसके द्वारा ये सारी चीज़ें जब बदलती है एक समय के साथ तो इसे हम सोशल चेंज या सामाजिक बदलाव कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो जोन्स के बारे में हम देख लेते हैं, जिन्होंने अपना एक सोसाइटी के बारे में एक परिभाषा दी थी। इन्होंने कहा था सामाजिक परिवर्तन एक शब्द है जिसका उपयोग सामाजिक प्रक्रिया, सामाजिक पैटर्न, सामाजिक संपर्क या सामाजिक संगठन के किसी भी पहलू में भिन्नता या संशोधन के लिए किया जाता है। मतलब कि जब कोई भी जैसे सोसाइटी में कोई कुछ सोशल पैटर्न्स होते हैं, जैसा आपको उस हिसाब से ही बिहेव करना है, या कुछ सोशल प्रोसेस है, सोशल इंटरेक्शन है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें जब कोई बदलाव किया जा रहा है एक समय के साथ जो चीज़ें चेंज की जा रही हैं, या तो आप उसमें कुछ नए चीज़ें जोड़ी जा रही होंगी या पुरानी चीज़ों को हटाया जा रहा होगा, कुछ भी ऐसा मतलब जो भी मॉडिफिकेशन वेरिएशन हो रहा है आपका वो सोशल चेंज में आ जाता है। इसके बाद जो मजूमदार जी ने कहा था कि सामाजिक परिवर्तन को एक नए फैशन या मोड के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो कि पुराने जो या तो पुराने को बदलने पर लोगों के जीवन या समाज में संचालन में संशोधन करता है। मतलब सोशल चेंज ऐसे है कि जो कोई नया फैशन है, कोई नया मोड है या कोई चीज़ है जो मॉडिफाई कर रही है, किसी चीज़ को रिप्लेस कर रही है पुरानी चीज़ को, तो उसके चेंज या बदलाव से जो लोगों के जो चीज़ों में बदलाव आ रहा है, लोगों के जीवन में जो बदलाव आ रहा है, सोसाइटी के जो फंक्शन में बदलाव आ रहा है, उसे हम सोशल चेंज कहते हैं। और जॉनसन ने कहा था कि सामाजिक परिवर्तन सामाजिक संरचना में परिवर्तन को संदर्भित करता है। मतलब कि सोशल चेंज है वो जो समाज की संरचना है। समाज की संरचना में आपको पता है, हमने सोशल स्ट्रक्चर आपको बताया है कि उसमें इंस्टीट्यूशन या लॉज सारी चीज़ें आ जाती हैं, आपका जो भी चीज़ें स्ट्रेटिफिकेशन ये सारी चीज़ें आती हैं, तो उसमें अगर कोई बदलाव आ रहा है तो आपका ये सोशल चेंज को बतलाता है। ठीक है, तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि इसके फीचर्स क्या हैं सोशल चेंज के। तो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन या सामाजिक परिवर्तन जो है वो किसी कारण से होता है, ऐसे ही नहीं हो जाएगा, कोई कारण होता है उसके पीछे सामाजिक कारण हो सकता है, आर्थिक कारण हो सकता है, आपका कोई राजनीतिक कारण हो सकता है या प्राकृतिक कारण भी हो सकता है, पर्यावरण में बदलाव, है ना, टेक्नोलॉजी में चेंज, ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं। और सामाजिक परिवर्तन सामाजिक संगठन, संरचना और कामकाज को बदल देता है। सीधी सी बात है, जब सोशल स्ट्रक्चर में बदलाव आएगा तो जो समाज के जो संस्थाएं हैं, जो स्ट्रक्चर है, जो फंक्शनिंग है सोसाइटी की, जिस तरीके से वो फंक्शन कर रही है, उन सब में भी बदलाव आता है ना। और ये लोगों के जो व्यवहार है उसमें भी बदलाव लाता है। इसके अलावा ये टेक्नोलॉजी और कल्चरल चेंज जो होता है इसमें बदलाव, दोनों में भिन्न बदलाव होगा। ऐसा नहीं है कि सेम पेस से ही दोनों चीज़ें अपनी चेंज होंगी। इसके अलावा सामाजिक दृष्टिकोण से अगर देखें तो सोशल आइडियल्स जो होंगे, जो जीवन शैली होगी, ये सारी चीज़ें भी आपको इंडिकेट करेंगी कि सोशल चेंज हो रहा है। जैसे कि पहले अगर हम देखें तो पहले जो भारत में जो पहनावा था वो ट्रेडिशनल तरीके से था, है ना। लोग जो पुरुष होते थे वो धोती कुर्ता पहनते थे, महिलाएं साड़ी या उस टाइम पे जो कपड़े होते थे वो पहनती थी। लेकिन अभी देखेंगे तो अब सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं।
शहरों में तो आपको ख़ास तौर से देखने को मिलेगा कि जो प्रोफेशनल अब गेटअप है वो सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। अब लोग धोती आपको देखने को नहीं मिलेगी, बहुत कम से लोग हैं जो धोती वगैरह पहनते हैं। जो पुरुष है वो फॉर्मल में पैंट शर्ट या सूट ऐसे टाइप के कपड़े पहनते हैं। तो ये चीज़ें क्या है, आपको ये दिख रहा है कि समाज में बदलाव आ गया है ना, लोगों के पहनावे में, खान पान में या बाकी चीज़ों में आपको ये चीज़ें दिखने लगेंगी। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं सोशल चेंज के। तो परिवर्तन सामाजिक है, मतलब कि ये जो चेंज है वो सोशल होगा, पूरी सोसाइटी में ये आपको देखने को मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि कहीं एक जगह पे ही होगा, और ये सार्वभौमिक होता है, यूनिवर्सल होता है, आपको ये हर सोसाइटी में देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि किसी एक ही सोसाइटी में होती है चेंज जो होती हैं, और ये कंटिन्यूअस है। कभी भी ऐसा नहीं है कि कोई सोशल चेंज हो रहा है वो रुक जाएगा वहाँ पे, वो एक समय के बाद दूसरे बदलाव के रूप में कुछ ना कुछ चीज़ें मॉडिफाई या चेंज होती रहेंगी, और ये इनवाइटेबल है। आप इसे ये ऐसा नहीं है कि आपका स्थिर है, ये हमेशा अपना आपको देखने को मिलेगा। हर चीज़ें बदलाव हैं, सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी, और ये टेम्पोरल है, ऐसा नहीं है कि स्थिर है। ये चीज़ें जो होती हैं, जो चेंजेस होते हैं, वो चेंजेस हमेशा कुछ समय के बाद नए कुछ चेंजेस आएंगे, वो चीज़ें बदलती रहती हैं, स्थिर नहीं होती हैं। इसके अलावा एक डिग्री या रेट हम नहीं कह सकते कि इसी दर से समाज में बदलाव होगा। वो आपका डिपेंड करता है कि वो चेंजेस स्लो होने हैं या फास्ट हो रहे हैं या बीच में के हो रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको नहीं बताया जा सकता है, वो अपने ऊपर, वो चेंज अपने हिसाब से होता है, हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल चेंज जो है कंट्रोल्ड वे में हो सकता है या अनकंट्रोल्ड वे में हो सकता है, प्लान्ड हो सकता है, अनप्लान्ड हो सकता है। मतलब कि कई चीज़ें होती है, जैसे आप किसी टेक्नोलॉजी में कुछ नई चीज़ें लेकर आ रहे हो, ऐड कर रहे हो, कुछ नियम कानून बना रहे हो, उस हिसाब से चीज़ें कर रहे हो, तो आपका प्लान्ड हो जाएगा। लेकिन अनप्लान्ड भी कुछ चीज़ें होंगी जो प्रकृति या बाकी चीज़ों से निर्भर करती हैं, क्योंकि एक परिवर्तन दूसरे जो चीज़ें हैं उसमें भी परिवर्तन लाता है। तो जरूरी नहीं कि हम जिस चीज़ में परिवर्तन लाने के लिए कर रहे हैं वही परिवर्तन सिर्फ होगा, उसके अगल बगल जो उससे चीज़ें जुड़ी होंगी, कनेक्टेड होंगी, वो भी उसको प्रभावित करेगा। तो ये इस तरीके से होगा, और इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सिर्फ किसी चीज़ में बदलाव का कारण सिर्फ एक ही कारण नहीं हो सकता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि जो कुप्रथाएं थी उनको ख़त्म करने के लिए सिर्फ ये नहीं था कि कुछ सामाजिक सुधारक जो थे वो आए, उन्होंने अपना बदलाव लाने के लिए, उन्हें अचानक से ऐसा हो गया कि बदलाव लाना है। वहाँ पे उस टाइम पे था कि लोगों को नॉलेज भी हुई, उन्हें पता चला बाहर की चीज़ों के बारे में कि दूसरे देशों में किस तरीके से चीज़ें होती हैं, और फिर उन्हें पता चला कि जो चीज़ें बनाई गई थी वो अब करंट सिचुएशन से कहीं से रिलेट नहीं होती हैं, तो ये चीज़ें अब हटा देनी ही ज़रूरी हैं। तो उसमें ज्ञान था, शिक्षा थी, बाकी चीज़ें भी थी, समाज का जो कुप्रथाएं थी वो कैसे लोगों को हार्म कर रही थी, ये सारी चीज़ें लोग देख रहे थे, समझ रहे थे, उस हिसाब से उन्होंने किया, और नई नई तकनीकें आ रही थी, तो ये सारी चीज़ें अब किया जाती हैं। सोशल चेंज जो होता है वो एक श्रृंखला प्रतिक्रिया के रूप में निर्माण करता है। जैसे कि हमने कहा कि कोई एक चीज़ बदलाव हम लाने के लिए करें तो ज़रूरी नहीं है कि वो बदलाव आके रुक जाएगा, उतना ही बदलाव होगा, उससे बाकी चीज़ें भी प्रभावित होंगी। तो वो जो बदलाव है वो आगे बढ़ता रहेगा एक चेन रिएक्शन के रूप में। इसके अलावा कि हम कोई ऐसा कुछ नहीं कह सकते कि चेंज इसी तरीके से होगा, यही चीज़ बदलेगी, यही परिवर्तन आएगा, ये अनिश्चित है, इसका प्रेडिक्शन हम नहीं कर सकते हैं। तो ये आपका कैरेक्टरिस्टिक्स है सोशल चेंज का। अब हम बात करते हैं फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सोशल चेंज। ऐसे क्या चीज़ें हैं जो कि सोशल चेंज या सामाजिक जो परिवर्तन है उसको प्रभावित करती हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस, जैसे तकनीकी प्रगति। जैसे कि आपको अभी पता है कि पहले हम सिंपल सा हम टेलीफोन का यूज़ करते थे, है ना। तो टेलीफोन का यूज़ करते थे तो टेलीफोन आपका एक जगह पे फिक्स होता था, उस पर आप कॉल करते थे, दूसरे व्यक्ति के पास टेलीफोन जिसके घर पे होगा आप उससे बात कर सकते हैं, तो आपको वो फिक्स है, आप कहीं मूव नहीं कर सकते थे उसको लेकर। लेकिन धीरे धीरे टेक्नोलॉजी चेंज हुई,
फिर आपके मोबाइल फ़ोन्स आए हैं जो कीपैड वाले फ़ोन थे, फिर धीरे धीरे वो और चीज़ें बदली। सिर्फ आप कॉल के अलावा अब आप लोगों को मैसेज कर सकते थे। इसके अलावा फिर और चीज़ें चेंज हुई, फिर इंटरनेट आपके फ़ोन में आ गया, तो आपने फिर आपको सारी चीज़ें गूगल वगैरह सारी चीज़ें आपको वहाँ मिलने लगी, फिर आप वीडियो कॉल करने लगे। तो ये चीज़ें क्या हुई, धीरे धीरे प्रगति हुई है तकनीक में, और उससे समाज में बदलाव आया है ना। पहले आप सिर्फ क्लासरूम में जाके ही पढ़ाई कर सकते थे कहीं बैठकर, लेकिन अब आप घर बैठे भी अपनी पढ़ाई कर सकते हैं ऑनलाइन। तो ये चीज़ें आपकी तकनीकी प्रगति को दिखाती हैं और सामाजिक परिवर्तन इस तरीके से हुआ है। ठीक है, इसके बाद आता है कल्चरल शिफ्ट, सांस्कृतिक बदलाव। जब आप किसी समाज के लोगों से जुड़ते हैं, किसी अन्य समाज के किसी अन्य कल्चर के लोगों से जुड़ते हैं, लोग आपके यहाँ आते हैं, तो आप क्या कर रहे हो, एक दूसरे के साथ अपना जो सांस्कृतिक बदलाव है वो कर रहे हैं। आप उनसे कुछ चीज़ें सीख रहे हो, कुछ अडॉप्ट कर रहे हो, कुछ लोग आपसे, कुछ अन्य लोग जो हैं वो आपसे कुछ सीख रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं, तो ये चीज़ें ऐसी हो जाएंगी। इसके अलावा इकोनॉमिक फोर्सेस, अगर कोई आपके आर्थिक अर्थव्यवस्था में कुछ परिवर्तन आता है और उसकी वजह से कुछ चीज़ें चेंज हो रही हैं, तो आपके समाज में बदलाव आ रहा है, तो ये आपका आ जाएगा सोशल चेंज में। फिर इसके अलावा पॉलिटिकल मूवमेंट्स कुछ होते हैं, राजनीतिक आंदोलन जिसके कारण बदलाव आता है ना, ये आपका इसमें आ जाएगा। फिर डेमोग्राफिक्स में कुछ चेंजेज आ रहे हैं किसी कारण से, तो वो भी आपका सोशल चेंज को इन्फ्लुएंस करता है। ग्लोबलाइजेशन जिसने बहुत बृहद स्तर पर ये चीज़ें बदलाव की हैं, जैसे कि हमें पता है कि ग्लोबलाइजेशन आने के बाद जो कंट्रीज़ थी, जो डेवलपमेंट के दौर से गुजर रही थी, मतलब उस टाइम पे डेवलपिंग कंट्रीज़ थी, वो डेवलप्ड कंट्रीज़ हो गई हैं, और अभी कुछ कंट्रीज़ हैं जो कि अंडर डेवलप थी वो डेवलपिंग में आ गई हैं। तो चीज़ें वो एक दूसरे से सीख रहे हैं कि कहाँ से क्या बेहतर चीज़ हम सीख सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ अब आपको वैश्वीकरण के तौर पे लोग जो कंट्रीज़ हैं आपस में ट्रेड कर रहे हैं, लोग आपस में जुड़ रहे हैं, मिल रहे हैं, तो वो चीज़ें क्या हैं, एक दूसरे को प्रभावित कर रही हैं। इसके अलावा पर्यावरण में कोई बदलाव आता है अगर, तो उसके कारण भी समाज में बदलाव आता है। मान लीजिए कहीं पर्यावरण का अगर हम देखें, कहीं पे आपका भूकंप आता है, तो उसकी वजह से जो जान माल का खतरा होता है, जो हानि होती है, उसकी वजह से चीज़ें बदलाव आती हैं। कुछ ऐसी चीज़ें आपकी इसमें आ जाएंगी। इसके अलावा एजुकेशन और मीडिया का भी इसमें बहुत बड़ा भूमिका है, क्योंकि एजुकेशन जो है, शिक्षा जो है, लोगों के जो सोचने का तरीका है उसमें बदलाव आया है। लोग अब जो चीज़ें उन्हें पहले नहीं पता थी कि किस तरीके से क्या होना है, वो उनको एजुकेशन के कारण अब वो सारी चीज़ों के बारे में जान रहे हैं। मीडिया के थ्रू उन्हें सारा नॉलेज हो रहा है कि समाज में क्या चल रहा है, कैसे हो रहा है। वो अपनी बातों को, जो उनकी समस्याएं हैं, वो मीडिया के थ्रू लोगों को बता रहे हैं, या अपने जो भी उनका जो भी प्रचार प्रसार है वो मीडिया के तरीके से कर रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टी जो हैं कि वो मीडिया का यूज़ कर रही हैं, लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपकी इसमें आ जाती हैं। इसके अलावा कॉन्फ्लिक्ट्स और वॉर्स कई बार होता है कि युद्ध का अगर हम देख लें, जो लड़ाई हुई थी यूक्रेन पे, जो हमला किया गया था, तो वो सारी चीज़ें आपको देखने को कितना यूक्रेन की क्या हालत हो गई थी। तो ये चीज़ें क्या थी, ये भी बदलाव हुआ समाज में। लड़ाई और जो युद्ध हो रहे हैं उसके वजह से भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं आपस में, कन्फ्लिक्ट की वजह से जो लोग झेलते हैं, या कुछ नई चीज़ें बदलाव आती हैं, जो चीज़ें चेंज होती हैं, वो सारी चीज़ें इसमें आती हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जो हैं वो भी इन्फ्लुएंस करती हैं सोशल चेंज को। जब सरकार ऐसी नीतियाँ लाती हैं जिससे जो समाज में रह रहे लोग हैं उनकी मदद हो रही है, वो उनको सहायता मिल रही है, तो इस तरीके से वो आपकी गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं वो कर रही हैं। इसके अलावा इंस्टीट्यूशनल चेंजेस जो हैं वो चीज़ें भी आपकी जो सोशल चेंज है उसको फैक्टर्स में वो आपका आ जाता है, इन्फ्लुएंस करता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं, फैक्टर जो इन्फ्लुएंसिंग है सोशल चेंज में। इसके बाद हम बात करते हैं पैटर्न्स सोशल चेंज, मतलब कौन कौन से ऐसे पैटर्न्स हैं जो कि सोशल चेंज के लिए हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे जो लीनियर प्रोग्रेशन है। ये क्या होता है, ये ग्रेजुअल होता है, कंटिन्यूअस चेंज होता है ना। तो ये निरंतर चलता रहेगा और आपका क्रमिक होता है, एक के बाद एक चीज़ें हो रही होंगी, अपना एक पैटर्न होगा इनका। अगर इसमें हम एग्जांपल लेंगे तो जैसे टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के बारे में बात करें कि पहले जैसे हमने अभी मोबाइल फ़ोन्स के बारे में बात की थी कि मोबाइल फ़ोन का इवोल्यूशन कैसे हुआ,
तो वो आप यहाँ पे रख सकते हो। इसके अलावा साइक्लिक पैटर्न्स है जिसमें ये जो होता है ये रिपीटेटिव होता है, ग्रोथ एंड डिक्लाइन। अगर इसका एग्जांपल हम लेंगे तो इकोनॉमिक साइकिल के बारे में अगर हम बात करें कि कैसे जो मार्केट है उसमें अचानक से उछाल आता है, फिर मंदी आती है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये चक्रीय होती हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ डेवलप कर रहा है, ये जब ग्रो कर रहा है तो ये ग्रोथ की ओर ही तरफ ऊपर ही जाएगा। कई बार ऐसा होगा ये नीचे भी आएगा, ऊपर नीचे ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। इसके अलावा आपका जो आता है एक्सपोनेंशियल चेंज, जो कि हम कह सकते हैं ये काफ़ी रैपिड होता है और ये तेज़ी से चेंजेस होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। अगर हम इसकी बात करें तो जैसे कि अभी हमारा जो मोबाइल फ़ोन से हम जो स्मार्टफोन पे आ गए हैं, अब हमारा कम्युनिकेशन का जो तरीका है वो बिल्कुल बदल गया है। अब सिर्फ ऑडियो कॉल नहीं है, वीडियो कॉल भी, और बहुत सारी और फीचर्स ऐड हो गए हैं। तो ये आपका बहुत तेज़ी से जो बदलाव आता है अचानक से, इसे हम कहते हैं। इसके अलावा हम बात करें तो कुछ अनप्लान्ड चेंजेस होते हैं जो कि स्पॉन्टेनियस होते हैं, और इसमें हमारा कोई ऐसा नहीं है कि हमने इसको प्लान करके किया होता है। जैसे कुछ नेचुरल डिज़ास्टर की बात कर लें हम, जैसे अर्थक्वेक हो गया, आपका सुनामी हो गया, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये अनप्लान्ड है, हमने इसमें कुछ अपना प्लान करके नहीं किया था, बट ये हो गया, तो इसकी वजह से भी समाज में परिवर्तन आएगा। इसके अलावा जो होता है रेजिस्टेंस एंड एडॉप्शन, जो कि ये आपका प्रारंभिक प्रतिरोध के बाद क्रमिक समायोजन की बात अगर हम करें, ये इस तरीके से हम इसको समझें कि इनिशियल रेजिडेंस जो होता है वो क्या होता है, ग्रेजुअल एडजस्टमेंट के साथ होता है। मतलब अगर कोई चीज़ आ रही है, आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, एडॉप्ट कर रहे हो, और उसके बाद जो चीज़ें उसमें चेंजेस आ रहे हैं, तो ये आपका आ जाएगा। मतलब आपको ऐसा नहीं है कि आप उसे एक्सेप्ट करना चाहते हो, बट वो आ गया है, बट आप ट्राई कर रहे हो कि चलो देख लेते हैं, कर लेते हैं, बट उसका कुछ अच्छा फ़ायदा आपको दिखता है। तो ये चीज़ें आपकी पैटर्नल सोशल चेंज में आ जाएंगी। इसके अलावा सिम्बियोटिक चेंज होता है, जैसे कि कुछ ऐसी सोसाइटीज़ हैं जहाँ पे आपको देखोगे कि आपस में वो कल्चरल एक्सचेंज हो रहा है, ट्रेड हो रहा है, शेयर्ड फैशन ट्रेडिंग, ये सारी चीज़ें मतलब वो आपको दिखेंगी लोगों के पहनावे में और बाकी चीज़ों में, है ना। तो ये आपका आ जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं डाइवर्जेंट चेंज की, जिसमें क्या होता है जो समाज में अलग अलग लोग हैं वो अलग अलग पाथ को फॉलो कर रहे हैं। तो ये आपको क्या दिखेगा, इसमें कल्चरल डाइवर्सिटी दिखेगी, जिसमें उनके जो वैल्यूज है, ट्रेडिशंस हैं अक्रॉस जो रीजन्स, वो आपको दिख जाएंगे। और ये आप भारत में बहुत अच्छे से देख सकते हैं। भारत में हमारे यहाँ आप देखेंगे डाइवर्सिटी है, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग तरीके से वो रह रहे हैं। तो वो मिक्सअप कितना, जो हमारा फूड है वो कितना, मतलब कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही रीजन में वो चीज़ें चल रही हैं। अब लोग एक दूसरे के साथ देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, चीज़ों को समझते हैं। तो ये जो डाइवर्जेंट चेंजेस आपको दिख जाते हैं वो आपका सोशल चेंज में आ जाएगा। इसके अलावा जो प्लान्ड आपका चेंज होता है, जिसमें आप जानबूझकर कोई ट्राई करते हैं कि इस तरीके से चीज़ों को चेंज करें, अधिकतर इसमें आपकी जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं, जब वो किसी चीज़ को चेंज करना, कोई बदलाव चाहते हैं समाज में, जैसे कि मान लीजिए इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन से रिलेटेड उन्होंने कोई पॉलिसी ले आई और लोगों को अवेयर किया, एजुकेट किया, अवेयर किया, पॉलिसीज़ के बारे में लोगों को बताया, उसके फ़ायदे बेनिफिट्स बताए, तो लोग उसको जब फॉलो करते हैं, उस पॉलिसीज़ को जब इम्प्लीमेंट किया जाता है, तो ये क्या है, आपका प्लान चेंज होता है। इसके अलावा पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम की बात करें तो ये लॉन्ग स्टेबिलिटी वाला जो सडन शिफ्ट होता है, जो कल्चरल चेंज आ जाएगा, इसमें कुछ ऐसा कुछ बदलाव आएगा। जैसे कि अगर इसका एग्जांपल लें हम इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का, जब अचानक से जो चीज़ें थी, पहले लोग कृषि पर निर्भर करते थे, जो सोसाइटी थी, बट जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया तो लोगों ने उद्योग धंधों के बारे में भी जाना, उसमें भी अपना इंटरेस्ट देखा कि ये भी एक तरीका है आजीविका का। तो ये चीज़ें क्या है, ये सडन कुछ चेंज होता है जो कि चीज़ों को संतुलित करने में हेल्प करता है, लंबी स्थिरता के साथ ये रहता है। तो आप देखते हो अब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद कितनी चीज़ें बदली हैं, और अब लोग सिर्फ कृषि पर निर्भर नहीं हैं, बाकी चीज़ें भी कर रहे हैं। तो इसके अलावा आपको कन्वर्जेंट चेंज, जो सोसाइटी कुछ सिमिलर प्रैक्टिसेस होती हैं, है ना, जो कि सभी लोग देखते हैं कि हाँ ये चीज़ अच्छी है, हम इसको अडॉप्ट कर सकते हैं, तो वो चीज़ें आपकी आ जाएंगी। जैसे ग्लोबल स्प्रेड, कोई फास्ट फूड चेन है, कंज्यूमर कल्चर है, उसको जैसे कि लोग फॉलो करते हैं, है ना, कन्वर्जेंट चेंजेस जिसमें आ जाएगा आपका।
तो ये सारी चीज़ें आपकी सोशल कंट्रोल में, सोशल चेंज में आ जाती हैं। तो आज हमने आपको सोशल कंट्रोल और सोशल चेंज के बारे में बताया। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के टॉपिक ले आएंगे। अगर आपको हमारा ये चैनल अच्छा लगा, हमारा ये वीडियो अच्छा लगा, तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, और आपके जो फ्रेंड्स हैं जो कि नेट JRF की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे ज़रूर शेयर करिएगा जो कि नेट JRF की प्रिपरेशन कर रहे हैं। एंड आपको अगर कोई कुछ एडिशनल चीज़ें लगती हैं कि हम अपने वीडियोज़ में ऐड करें, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में इसे बता सकते हैं। एंड आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।